हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीडीसी, जीआईसी की जो भर्ती परीक्षा आई हुई है सहायक शिक्षकों के लिए, उसके लिए जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, सोशल साइंस के अंतर्गत जो इतिहास विषय से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट है उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए ये जो सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय का प्रैक्टिस सेट जो है अभी कुछ महीने पहले शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने अब तक लगभग 6 प्रैक्टिस सेट को हल कर लिया है। और इन सभी प्रैक्टिस सेट में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीज़ें हल कराई हैं। देखिए, कुछ दिनों से थोड़ा सा हेल्थ इश्यू हो जाने की वजह से थोड़ी सी आपकी क्लासेस वगैरह बहुत डिले हो गई थी। और आज भी देखिए थोड़ी बहुत समस्या है, जो गले में प्रॉब्लम है, आवाज़ में कुछ थोड़ा डिफरेंस आपको लग रहा होगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपकी क्लासेस वगैरह डिले हो रही थी। लेकिन मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों की जो प्रैक्टिस की क्लासेस हैं इसको करवाता रहूँ। और मैंने देखिए आप लोगों को बताया था कि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न शामिल किए गए हैं, इसी प्रकार के प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के प्रश्नों को हल कर लेने से आपका क्या होगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ना रहेगा। और इसके अलावा आप अपने से भी बहुत से जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस सेट वाली जो बुक आती है उसको लेकर उसको सॉल्व करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आपका एग्जाम में किसी भी प्रकार का यदि प्रश्न आए तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप उनको आसानी से हल करें। ठीक है, तो आज की क्लास जो है आपकी ये इतिहास की प्रैक्टिस सेट की 7वीं क्लास है। छठी क्लास में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता से ही रिलेटेड लगभग 30 प्रश्नों का अध्ययन किया था। और आज की क्लास में भी हम लोग को वैदिक सभ्यता से ही रिलेटेड क्वेश्चन का अध्ययन करना है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस होंगे थोड़ा अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इस वैदिक सभ्यता में हम लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में कि लगभग 50-60 प्रश्नों का हम लोग को प्रैक्टिस करना है। इसी तरीके से हर टॉपिक से, अब जैसे वैदिक सभ्यता जब आपका खत्म हो जाएगा तो हम लोग महाजनपद काल से संबंधित 50-60 प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी तरह से क्रम से कर करके मैं आप लोगों को प्राचीन इतिहास के जितने भी टॉपिक हैं उनका क्रम वाइज जो है क्वेश्चन पेपर हल कराने का प्रयास करूंगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों का कंबाइन जो क्वेश्चन है उसको कराऊंगा। यानी कंबाइन का मतलब कि आपका मेडिवल हिस्ट्री का भी रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री का भी रहेगा और एंशियंट का रहेगा। तीनों को मिला के जो प्रश्न है वो कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसमें हम लोगों को वैदिक सभ्यता के कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना है, उनका एक्सप्लेनेशन के साथ हल करना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आइए शुरू किया जाए। जैसे कि देखिए हम लोगों ने पिछली क्लासेस में 30 प्रश्नों तक का अध्ययन कर लिया था, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। तो ये देखिए जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं मेरे द्वारा, तो मैं लगभग 50-60 प्रश्नों को एक ही साथ तैयार करता हूँ। तो जिसकी वजह से सीरियल नंबर आपको इस तरीके का दिख रहा होगा। यानी 30 हम लोगों ने पहले किया था, आज ये 31वां प्रश्न, यानी आज की क्लास का पहला है और टोटल वैदिक सभ्यता का 31वां है। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आरण्यक ग्रंथ किससे संबंधित है। यानी वैदिक काल में जो है वेदों की रचना हुई, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में जो है अन्य ग्रंथों की भी रचना की गई, जिसमें से एक ग्रंथ आरण्यक है। तो आरण्यक देखिए किससे रिलेटेड है ये पूछा जा रहा है। तो पहला दिया युद्ध, दूसरा है तंत्र, तीसरा है वनवासी चिंतन और चौथा है राजनीति से। तो देखिए आरण्यक का अर्थ ही होता है कि जो है जंगलों में, वनों में जो वनवासी लोग होते हैं उनके द्वारा वहाँ पर रहकर जो शिक्षा प्राप्त की जाती है, जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए युद्ध नहीं होगा, तंत्र नहीं होगा, राजनीति नहीं होगी, बल्कि इसका क्या आंसर होगा, वनवासी चिंतन। यानी वनों में रहकर जो चिंतन करने वाले, ज्ञान अर्जित करने वाले लोग हैं उन्हीं को आरण्यक कहा जाता है। और इनसे संबंधित जो ग्रंथ है उसको आरण्यक ग्रंथ। तो देखिए आपके इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या है कि आरण्यक वे ग्रंथ हैं जो वन में निवास करने वाले ऋषियों के द्वारा रचे गए थे। ये ध्यान, यज्ञ और दार्शनिक विचारों पर आधारित है। यानी इनमें जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो बातें बताई गई हैं, वो ध्यान से संबंधित है, यज्ञ से संबंधित है और दार्शनिक विचारों से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए,
उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को कृषक, व्यापारी एवं पशुपालक माना गया? यानी उत्तर वैदिक काल में वह कौन सा वर्ण था जिसका काम कृषि भी करना था, व्यापार भी करना था और पशुपालक भी? यानी इस वर्ण के लोगों के द्वारा इतने सारे कार्य किए जाते थे। तो देखिए दिया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो देखिए शूद्र जो है सबसे निम्न था, और शूद्र क्या होता था कि जो ऊपर के वर्ण होते थे यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनकी सेवा करनी होती थी, ये नहीं होंगे। ब्राह्मण जो लोग थे वो पुरोहित होते थे, अनुष्ठान कराने वाले, यज्ञ कराने वाले, और ये जो वर्ण व्यवस्था से इनमें सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे, तो ये भी नहीं होगा। क्षत्रिय लोग जो होते थे वो शासक वर्ग में आते थे, ये भी नहीं होते थे। यानी आपका इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन क्या होगा? वैश्य लोग। यानी वैश्य वर्ण के लोगों का कार्य कृषि करना, व्यापार करना और पशुपालन करना। तो इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर सी है। व्याख्या क्या है कि वैश्य वर्ण का कार्य समाज की आर्थिक व्यवस्था को संभालना था, जैसे कृषि, व्यापार, वाणिज्य इत्यादि। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? यानी वैदिक काल में जो राजसूय यज्ञ कराया जाता था उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या उद्देश्य था? तो पहला देखिए दिया है विवाह, दूसरा दिया है वर्षा की प्रार्थना, तीसरा दिया है साम्राज्य की घोषणा और चौथा दिया है ऋषियों का सम्मान। तो देखिए वैदिक काल में जो राजसूय यज्ञ करवाया जाता था राजाओं के द्वारा, तो उसका उद्देश्य जो है विवाह नहीं होता था, वर्षा के लिए प्रार्थना नहीं होती थी, ऋषियों का सम्मान नहीं होता था, बल्कि वो किस लिए होता था? साम्राज्य की घोषणा के लिए। यानी राजा लोग अपने साम्राज्य की घोषणा करते थे, उसके लिए राजसूय यज्ञ करवाते थे। तो इस क्वेश्चन का भी देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है? सी है। व्याख्या क्या है कि राजसूय यज्ञ एक महायज्ञ था जिसमें राजा अपने सार्वभौम सत्ता की घोषणा करता था। वैदिक काल में मुख्य रूप से 5 प्रकार के यज्ञ होते थे, जिन्हें पंच महायज्ञ भी कहा जाता है। ये यज्ञ देखिए कौन कौन से थे? ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ। ठीक है, इस प्रकार के 5 प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे। एक और है देखिए मनुष्य यज्ञ। ठीक है, इसको नृयज्ञ कहा जाता है या मनुष्य। धार्मिक कर्मों और उद्देश्यों के आधार पर यज्ञ के कुछ और भी प्रकार होते थे, जैसे राजाओं के द्वारा किए गए जो महत्वपूर्ण यज्ञ में जैसे राजसूय या अश्वमेघ यज्ञ तथा सोम यज्ञ, हविर यज्ञ और पाक यज्ञ जैसे अनुष्ठान भी कराए जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से उस काल के ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? यानी वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी समाज की? यहाँ दिया देखिए कुल, ग्राम, जन, राष्ट्र। तो देखिए वैदिक काल में जो सबसे छोटी समाज की इकाई होती थी वो देखिए क्या होती थी? कुल होती थी। यानी सबसे छोटा कुल, उसके बाद फिर ग्राम, उसके बाद फिर देखिए जन, ठीक है, उसके बाद देखिए जनपद, ठीक है, उसके बाद महाजनपद। इस तरीके से देखिए निर्माण हुआ था, और महाजनपद के बाद सबसे बाद में फिर क्या आ गया? साम्राज्य या राष्ट्र। ठीक है, तो इस तरीके से जो, तो अब इसके आधार पर देखिए सबसे छोटा क्या है? कुल हो गया। ठीक है, ये समाज की सबसे छोटी इकाई थी। कुल को देखिए परिवार भी कहा जाता था, यानी परिवार जो है समाज की सबसे छोटी इकाई हुआ करती। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या है कि कुल परिवार वैदिक समाज की प्राथमिक इकाई थी। कुलपति यानी पिता जो है इसका प्रमुख हुआ करता था, यानी परिवार का जो मुखिया होता था वो पिता हुआ करता था, यानी पितृसत्तात्मक समाज था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? यानी वैदिक काल में जो लोग शिक्षा प्राप्त करते थे उनको किस भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती थी? तो यहाँ याद रखें संस्कृत, पाली, प्राकृत, ब्राह्मी। तो वैदिक काल में जो शिक्षा का माध्यम था देखिए वो ब्राह्मी नहीं था,
प्राकृत नहीं था, पाली नहीं था, बल्कि क्या था, संस्कृत। यानी संस्कृत भाषा के माध्यम से उस काल में शिक्षा दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगा कि वैदिक साहित्य की भाषा संस्कृत थी, गुरु और शिष्य संस्कृत में संवाद करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, ऋग्वेद में वर्णित त्रयी का तात्पर्य क्या है। यानी ऋग्वेदों में जो त्रयी शब्द का वर्णन किया जाता है तो वो किस लिए है। यहाँ लिखा दिया है 3 आश्रम, 3 वेद, 3 वर्ण, 3 पुराण। तो देखिए 3 आश्रम के लिए नहीं होता है, 3 पुराण के लिए नहीं होता है, 3 वर्ण के लिए नहीं होता है, बस बल्कि त्रयी शब्द का उपयोग किसके लिए होता है, 3 वेदों को। 3 वेदों का मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, त्रयी। ठीक, तो आपके देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए आंसर क्या है, बी है। व्याख्या क्या होगा कि त्रयी का शब्द जो अर्थ है त्रयी, इसका मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है, इन्हीं को सम्मिलित रूप से त्रयी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में विश्वामित्र को किस रूप में जाना गया। यानी वैदिक काल में जो विश्वामित्र ऋषि थे उनको किस रूप में जाना गया। तो देखिए यहाँ दिया चिकित्सक, गायक, ऋषि, यज्ञकर्ता। अभी मैंने आप लोग को बता ही दिया, बोल ही दिया कि देखिए ये चिकित्सक नहीं थे, गायक नहीं थे, यज्ञकर्ता नहीं थे, बल्कि क्या थे, एक महान ऋषि थे। ठीक है, वैदिक काल में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर सी होगा। व्याख्या क्या होगा कि विश्वामित्र जो है ऋग्वेद के प्रसिद्ध ऋषि हैं, जिन्हें गायत्री मंत्र का रचयिता माना जाता है। यानी ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र का वर्णन है उस गायत्री मंत्र के रचयिता यही माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में नदी को क्या कहा गया। यानी वैदिक काल में नदियों को क्या कहा गया। पहला देखिए ऑप्शन दिया है जीवन, देवी, मार्ग, माँ। ठीक है, तो वैदिक काल में देखिए नदी को क्या कहा जाता था, जीवन नहीं कहा जाता था, मार्ग नहीं कहा जाता था, माँ नहीं कहा जाता, बल्कि देवी कहा जाता था। यानी वो लोग नदियों को देवी के रूप में पुकारते थे और देवी के रूप में पूजते थे। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि सरस्वती, यमुना, गंगा जैसी जो नदियां उस काल में होती थी उनको देवी के रूप में पूजा गया। सरस्वती को विशेष रूप से सरस्वती देवी कहा गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, गोत्र की अवधारणा किस काल में प्रारंभ हुई। यानी गोत्र जो है वो कब से शुरू किया गया, गोत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो कब आया। पहला दिया जैसे सिंधु काल, दूसरा दिया ऋग्वैदिक काल, तीसरा दिया है उत्तर वैदिक काल, चौथा दिया है मौर्य काल। तो देखिए सिंधु काल के लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था, गोत्र वगैरह उस समय नहीं हुआ करता था, या होता भी होगा तो इसका हमको अभी कोई भी साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिला है। ऋग्वैदिक काल में नहीं था, मौर्य काल में डेवलप हो चुका था। इसकी शुरुआत कब हुई थी, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, यानी उत्तर वैदिक काल में गोत्र जो है लाया गया, शुरू किया गया, इसके बारे में लोगों ने जाना। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या है कि गोत्र व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई, जिससे वंशानुगत पहचान और विवाह प्रतिबंध है। यानी गोत्र जब आ गया तो उसके अनुसार देखिए वंश के आधार पर पहचान करना और विवाह संबंधों में जो जुड़ाव होता था उसी के आधार पर विवाह हुआ करते थे। अगर गोत्र में प्रॉब्लम होती थी तो विवाह पे प्रतिबंध लगा दिया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में अग्नि का प्रमुख कार्य क्या था। यानी वैदिक काल के लोगों के द्वारा माना जाता था कि अग्नि का क्या कार्य था, अग्नि क्या कार्य करते थे। देखिए युद्ध करना, खेती कराना, ईश्वर से संपर्क का माध्यम, जलवायु परिवर्तन करना। ठीक है,
तो उस काल के लोगों के द्वारा अग्नि का उपयोग देखिए किस लिए किया जाता था। अग्नि का उपयोग कब करते थे, जब लोग यज्ञ हवन किया करते थे। और उस काल के लोग मानते थे कि यज्ञ हवन करने से हमारा जो संपर्क है वो किससे बनेगा, उस आराध्य देव या ईश्वर से। तो देखिए युद्ध करना नहीं काम था, खेती करना नहीं था, जलवायु परिवर्तन करना नहीं था, बल्कि क्या करना था, ईश्वर से संपर्क का माध्यम माना जाता था अग्नि को। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका क्या होगा, आंसर सी होगा। व्याख्या क्या है कि वैदिक काल में अग्नि का जो प्रमुख कार्य देवताओं और मनुष्यों के बीच एक पवित्र दूत और माध्यम के रूप में कार्य करना था, जिसके माध्यम से मनुष्य यज्ञ और अनुष्ठानों में आहुतियां समर्पित किया करते थे। और वो लोग मानते थे कि ऐसा करने से हमारा जो संपर्क है वो ईश्वर से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि वैदिक समाज में किस वर्ण को सेवा कार्यों हेतु नियत किया गया था। यानी जो 4 वर्ण थे तो उन 4 वर्णों में कौन सा ऐसा वर्ण था जिसको सेवा कार्य के लिए माना जाता था, नियुक्त किया जाता था, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस क्वेश्चन को देखने से ही आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं कि ब्राह्मण को नहीं, क्षत्रिय को नहीं, वैश्य को नहीं, बल्कि किसको, शूद्र को जो होता था समाज में सेवा कार्य के लिए माना जाता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आंसर डी होगा। व्याख्या क्या होगा कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है जन्म आधारित हो गई थी। शूद्रों को समाज की 4 वर्णों में सबसे निचले स्थान पर रखा गया और उन्हें सेवा कार्यों तक सीमित किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में किस आश्रम की अवधारणा नहीं थी। यानी 4 आश्रम थे जो है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसमें पूछ रहा है कि चारों आश्रमों में कौन सा जो आश्रम था वो उत्तर वैदिक काल में नहीं था। तो देखिए पहला दिया है ब्रह्मचर्य, दूसरा दिया है गृहस्थ, तीसरा दिया है वानप्रस्थ और चौथा दिया है संन्यास। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं था, गृहस्थ नहीं था, वानप्रस्थ था, संन्यास आश्रम का जो कॉन्सेप्ट था उस समय नहीं था। यानी इन तीनों आश्रमों के बारे में लोगों को पता था, उसका अवधारणा था, लेकिन संन्यास आश्रम की अवधारणा नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का भी देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आंसर डी है। व्याख्या क्या है कि उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ जो है प्रमुख थे। संन्यास आश्रम की अवधारणा जो है बाद में आई थी, उपनिषदों की जब रचना हुई थी तब, और उसके अलावा कुछ धर्म शास्त्रों में भी इसके बारे में बताया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रजा शब्द का प्रयोग वैदिक काल में किसके लिए होता। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, सैनिकों के लिए, दूसरा दिया है शासकों के लिए, तीसरा दिया है जनता के लिए, चौथा दिया है पुरोहितों के लिए। तो देखिए प्रजा शब्द का प्रयोग जो वैदिक काल में होता था वो देखिए सैनिकों के लिए नहीं होता था, शासकों के लिए नहीं होता था, पुरोहितों के लिए नहीं होता था, बल्कि किसके लिए होता था, जनता के लिए। यानी इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर सी है। व्याख्या क्या है कि प्रजा शब्द का प्रयोग सामान्य जनता के लिए हुआ करता था, राजा को प्रजा पालक कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उत्तर वैदिक काल में सत्र का क्या अर्थ था। यानी सत्र जो शब्द है इसका क्या अर्थ हुआ करता था उत्तर वैदिक काल में। तो देखिए पहला दिया ऋतु, दूसरा दिया सभा, तीसरा दिया है दीर्घकालीन यज्ञ और चौथा दिया है उत्सव। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में सत्र का जो अर्थ होता था, ऋतु नहीं होता था, सभा नहीं होता था, उत्सव नहीं होता था, बल्कि क्या होता था, दीर्घकालीन यज्ञ होता था। जो यज्ञ लंबे समय तक कराए जाते थे उन्हीं को सत्र के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या है कि सत्र शब्द का प्रयोग उन यज्ञों के लिए किया जाता था जो बहुत दिनों तक चलते थे
और जिनमें अनेक ऋषि भाग लेते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस उपनिषद में आत्मा और ब्रह्म के एकत्व की बात की गई? यानी ऐसा कौन सा उपनिषद है जिसमें आत्मा और ब्रह्म को एक ही माना गया है, उनके एक स्वरूप की बात कही गई है? तो पहला दिया है कठोपनिषद, दूसरा दिया है ईशोपनिषद, तीसरा दिया है छांदोग्य उपनिषद, चौथा दिया है बृहदारण्यक उपनिषद। तो देखिए, इस जो उपनिषद थे जिसमें ब्रह्म और आत्मा के एक ही माना गया है, वो देखिए कठोपनिषद नहीं था, ईशोपनिषद नहीं था, बृहदारण्यक उपनिषद नहीं था, बल्कि कौन सा था? छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है? सी है। व्याख्या क्या है कि छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि यानी तू वही है जैसे वाक्यों से आत्मा और ब्रह्म की एकता को दर्शाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16वां है। तो इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि वैदिक काल में नियुक्ति शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यानी नियुक्ति शब्द का उपयोग वैदिक काल में किसके लिए किया गया? तो यहाँ देखिए दिया पहला सेना, दूसरा दिया है कर, तीसरा दिया है वेतन, चौथा दिया है नियुक्त अधिकारी। तो देखिए नियुक्त, जो नियुक्ति शब्द है वो देखिए सेना के लिए नहीं, कर के लिए नहीं, वेतन के लिए नहीं, बल्कि ऐसे अधिकारी के लिए किया जाता था जो सैनिकों की नियुक्ति करता था। तो इसलिए देखिए इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नियुक्ति अधिकारी। जो अधिकारी नियुक्ति का कार्य करता था उसी को नियुक्ति कहा जाता था। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए आंसर क्या होगा? डी होगा। व्याख्या क्या है कि नियुक्ति का तात्पर्य विशेष कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति से था, जैसे युद्ध या कर संग्रहण हेतु। ठीक है, यानी युद्ध के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करना है या कर संग्रह करने के लिए नियुक्त किया है, तो इसके लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों की नींव किस परंपरा से पड़ी? यानी उत्तर वैदिक काल में महाजनपद जो थे उनकी नींव कैसे पड़ी? तो पहला दिया देखिए वंश, दूसरा दिया है कुल, तीसरा दिया है जन, चौथा दिया है वर्ण। तो देखिए महाजनपदों की जो नींव, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में आपको बताया कि सबसे छोटी इकाई होती थी कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद जन, जन के बाद जनपद, जनपद के बाद महाजनपद। तो देखिए यहाँ पर वंश से नहीं, कुल से तो बना है ग्राम, ग्राम से क्या बना है? जन, जन से बना है जनपद और महाजनपद। तो इसमें देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जन। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। देखिए यहाँ पर जन के बाद जनपद नहीं दिया है तो डायरेक्ट महाजनपद दिया है, इसका मतलब आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यही होगा। ठीक, देखिए सी है। व्याख्या क्या है कि उत्तर वैदिक काल में कई जनजातियां स्थायी निवास बनाकर जन बनी, जिनसे जनपदों का उदय हुआ, और फिर समय के साथ छोटे छोटे जो जनपद थे इनका विलय होकर बड़ा और शक्तिशाली राज्य बनने लगा, जिन्हें महाजनपद कहा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में राजा की नियुक्ति कैसे होती थी? यहाँ पूछा जा रहा है कि वैदिक काल में जो राजा होते थे उनको कैसे नियुक्त किया जाता था। तो हम लोगों ने देखिए पिछले सेशन में कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सभा और समिति नामक दो प्रकार की संस्थाएं हुआ करती थी। तो ये संस्थाएं क्या करती थी? राजा की नियुक्ति में महत्वपूर्ण योगदान देती थी, जिसमें देखिए समिति जो होती थी काफ़ी महत्वपूर्ण होती थी राजा की नियुक्ति में। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया है आनुवांशिक, दूसरा दिया है बलपूर्वक, तीसरा दिया है जनता के द्वारा, और चौथा दिया है याज्ञिक अनुष्ठान के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है वैदिक काल, अगर उत्तर वैदिक देता तो आंसर चेंज हो जाता। तो देखिए वैदिक काल में जो राजा की नियुक्ति थी वो अनुवांशिक नहीं थी, बलपूर्वक नहीं थी, बल्कि किसके द्वारा होती थी? जनता के द्वारा, याज्ञिक अनुष्ठान के द्वारा भी नहीं होती। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर यही पूछता उत्तर वैदिक काल में तो आपका आंसर क्या हो जाता? अनुवांशिक, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो राजा का पद था वो अनुवांशिक हो गया। अनुवांशिक का मतलब होता है कि राजा का बेटा फिर बाद में राजा बनेगा, यानी राजा के मृत्यु के बाद या उसको गद्दी छोड़ने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? उसका पुत्र। यानी ये परंपरा जो है अनुवांशिक, लेकिन ये वैदिक काल में नहीं थी। ठीक है, देखिए
देखिए यहाँ पर आंसर ए हो गया है, आंसर क्या होगा आपका सी होगा। देखिए ऋग वैदिक काल में जो राजा का चुनाव था वो जनता के द्वारा होता था, पर उत्तर वैदिक काल में यह परंपरा वंशानुगत हो गई। ठीक। वैदिक काल के शिक्षा प्रणाली में श्रवण किसका अंग था? यानी वैदिक काल की जो शिक्षा प्रणाली थी तो श्रवण किसका पाठ हुआ करता था, किस चीज का? तो यहाँ देखिए भिक्षाटन, दूसरा दिया है मौखिक परंपरा, तीसरा दिया है पाठशाला और चौथा दिया है परीक्षा। तो देखिए वैदिक काल में जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें श्रवण जो शब्द था वो देखिए भिक्षाटन का पाठ नहीं था, मौखिक परंपरा का पाठ हुआ करता था, पाठशाला और परीक्षा का नहीं। यानी मौखिक रूप से जो छात्रों को चीजें बताई जाती थी वो उन चीजों को सुनते थे और उसको फिर ध्यान करके उसको याद रखते थे, अगली कक्षा में गुरु को बताना पड़ता था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या है कि वैदिक काल में शिक्षा जो है श्रवण यानी सुनना, मनन सोचना और निधिध्यासन यानी ध्यान पर आधारित थी। सारी विद्याएं मौखिक रूप से गुरुकुलों में सिखाई जाती। ठीक। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वैदिक काल की कौन सी विशेषता नहीं थी, यानी वैदिक काल में कौन सी इसमें से चीजें नहीं थी। पहला दिया देखिए यज्ञों में बलि प्रथा, दूसरा दिया है वर्ण व्यवस्था, तीसरा दिया है मूर्ति पूजा, चौथा दिया है प्रकृति पूजन। तो देखिए वैदिक काल में यज्ञों में बलि प्रथा प्रचलित थी, वर्ण व्यवस्था भी प्रचलित थी, प्रकृति का पूजन भी प्रचलित था, बल्कि मूर्ति पूजा नहीं होती थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है सी। व्याख्या क्या है कि वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, देवताओं की पूजा यज्ञ और मंत्रों के माध्यम से की जाती। यानी उस समय मूर्तियों का कॉन्सेप्ट नहीं था। मूर्तियां देखिए ये बहुत बाद में विकसित हुई हैं, जब अपने देश में कुषाण लोग आए तो उनके काल में मूर्तियां बननी शुरू हुई, यानी विदेशियों के द्वारा अपने देश में मूर्तियां बनाना शुरू किया गया। देखिए वैदिक काल में बलि का क्या तात्पर्य था, यानी बलि शब्द किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता था। पहला दिया देखिए पशु बलिदान, दूसरा दिया है कृषि कर, तीसरा दिया है युद्ध कर, चौथा दिया है यज्ञ का प्रसाद। तो देखिए उस काल में जो बलि शब्द था उसका प्रयोग पशु बलिदान के लिए नहीं होता था, यज्ञ के प्रसाद के लिए नहीं होता था, युद्ध कर के लिए नहीं होता, बल्कि किसके लिए होता था, कृषि कर के होता, यानी कृषि के ऊपर जो कर लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था, उसके लिए बलि शब्द का प्रयोग किया जाता था। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर बी है। व्याख्या क्या है कि वैदिक काल में बलि का तात्पर्य राजा के द्वारा प्रजा से वसूला जाने वाला कर था, कृषि उपज या पशुधन का एक अंश हुआ करता था, साथ ही यह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए की जाने वाली आहुति थी, भेंट थी या उपहार थी। ठीक है। तो प्रारंभिक वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से नियमित रूप से कर वसूलते थे जिसे बलि कहा जाता था। इस कर में प्रजा की कृषि उपज या पशुधन का एक निश्चित भाग जैसे 1/6 भाग लिया जाता था। तो इस तरह से किससे संबंधित हो गया, कर से, कृषि से संबंधित कर। देखिए अगला क्वेश्चन है वैदिक काल के सप्त सिंधु किसे कहा जाता था, यानी वैदिक काल में सप्त सिंधु किसे कहा जाता था। तो भारत की 7 प्रमुख जनजातियां, 7 प्रकार के पर्वत, 7 नदियां, 7 यज्ञ। तो देखिए उस समय सप्त सिंधु जो कहा जाता था, सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां थी उनको मिला के क्या कहा जाता था, सप्त सिंधु। तो देखिए जनजातियां नहीं होगा, पर्वत नहीं होगा, 7 यज्ञ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, 7 नदियां। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर सी है। व्याख्या क्या होगा कि ऋग्वेद में सप्त सिंधव शब्द से 7 नदियों जैसे सरस्वती, सिंधु, वितस्ता, अस्किनी, परुषणी, शतद्रु और यमुना का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए वैदिक काल में शूद्रों का प्रमुख कार्य क्या माना गया, यानी वैदिक काल में जो शूद्र थे उनका क्या कार्य था। पहला दिख दिया शिक्षा देना, दूसरा व्यापार करना, तीसरा कृषि करना, चौथा सेवा कार्य करना। तो देखिए अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले एक प्रश्न किया था कि जिसमें सेवा का कार्य किसका था उसको हम लोगों ने हल किया था, तो उसी के आधार पर देखिए क्या होगा
शिक्षा देना नहीं होगा, व्यापार करना नहीं होगा, कृषि करना नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सेवा कार्य करना। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आंसर क्या है, डी है। व्याख्या क्या है कि शूद्रों का कर्तव्य तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना था। उन्हें वेदाध्ययन, यज्ञ, शिक्षा आदि की अनुमति नहीं थी। यानी इनको ये सब चीजें करने की अनुमति नहीं थी, उनका काम सेवा करना था। ये लोग मुख्य रूप से कृषि, कारीगरी, शिल्प कला और अन्य श्रम आधारित कार्यों में संलग्न रहते थे और इन्हें शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिक, मजदूर या दास के रूप में देखा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए आज का 24वां है। तो देखिए इसमें पूछ रहा वैदिक समाज में निषाद जो है किसे कहा गया है। ठीक है, तो पहला देखिए दिया है राजा, दूसरा दिया है ऋषि, तीसरा दिया है व्यापार, तीसरा दिया शिकारी जातियां, चौथा दिया है व्यापारी। तो देखिए वैदिक समाज में निषाद राजा को नहीं कहा जाता था, ऋषि को नहीं कहा जाता था, व्यापारी को नहीं कहा जाता, बल्कि किसको कहा जाता था, जो शिकारी जातियां होती थी, यानी शिकार करने वाली जो जातियां होती थी उन्हीं को निषाद कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या है कि निषाद वे आदिवासी थे जो जंगलों में रहते थे और मुख्य रूप से शिकार और मछली पालन से जीवन यापन अपना करते थे। यानी ये लोग मछली का पकड़ने का काम करते थे और शिकार वगैरह करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में आश्रम की व्यवस्था कितने भागों में विभाजित थी। यानी उत्तर वैदिक काल जब शुरू हुआ था तो उस समय आश्रम जो है 3 थे, उसके बाद धीरे धीरे इसमें आश्रमों की संख्या बढ़ गई थी। तो देखिए पहला दिया है 2, 3, 4, 5। तो देखिए 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, 4। यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इस तरीके के 4 आश्रम जो है उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे डेवलप हो गए। ठीक, देखिए आंसर सी है। व्याख्या क्या है, उत्तर वैदिक काल में जीवन को 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में विभाजित किया गया। ब्रह्मचर्य जो है विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ पारिवारिक जीवन, वानप्रस्थ वनवासी या साधु जीवन और संन्यास जो है त्यागी जीवन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि वैदिक काल में किस देवता को वरुण कहा गया है। यानी वरुण जो है किस देवता को कहा जाता था। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन ये अग्नि को, जल एवं नैतिकता के देवता को, सूर्य को, युद्ध के देवता को। तो देखिए अग्नि जो थे वो अलग देवता थे, सूर्य भी अलग देवता थे, युद्ध के देवता अलग थे। तो जल एवं नैतिकता के जो देवता थे उन्हीं को वरुण के नाम से जाना जाता था। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या होगा, बी। व्याख्या क्या है कि वरुण को ऋग्वेद में आकाश, जल और नैतिक नियमों यानी ऋत का रक्षक बताया गया है। वे आदित्यों में प्रमुख और देवताओं के संप्रभु राजा माने जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल के किस देवता को यज्ञों का मुख कहा गया है। यानी किस देवता को यज्ञ का सबसे प्रमुख माना गया है, मुख्य कहा गया है। यहाँ देखिए दिया अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम। तो देखिए इंद्र नहीं थे, वरुण नहीं थे, सोम नहीं थे, बल्कि कौन होते थे, अग्नि देवता। अग्नि देवता को जो है यज्ञों का मुख कहा गया है और इनको कहा जाता था कि ये मनुष्य और देवताओं को आपस में मिलाने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या है कि वैदिक काल में अग्नि देवता को यज्ञों का मुख कहा गया है, क्योंकि अग्नि ही देवताओं के लिए की गई आहुतियों को उन तक पहुंचाने का माध्यम मानी जाती थी। अग्नि को देवमुख माना जाता है और यज्ञ में जो कुछ भी अर्पण किया जाता है वह अग्नि के मुख से होते हुए देवताओं तक पहुंचता है। यानी उन लोगों का मानना था कि यज्ञ में, हवन में हम जो कुछ भी चढ़ाएंगे अग्नि को, वो अग्नि के मुख से होते हुए हमारे देवता के पास पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है
कि वैदिक काल के किस देवता को सोमरस से संबंधित माना गया, यानी कौन से जो देवता थे वो सोमरस से रिलेटेड थे। यहाँ देखिए क्या, वरुण, अग्नि, सोम, मारुत। देखिए वैदिक काल के जो देवता सोमरस से संबंधित थे वो मारुत नहीं थे, सोम नहीं थे, अग्नि नहीं थे, बल्कि कौन थे, वरुण ही थे। यानी इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या है कि वैदिक काल के जिस देवता को सोमरस से संबंधित माना गया है वे हैं सोम देवता। सोम एक जड़ी बूटी हुआ करती थी उस समय, जिससे सोम रस बनाया जाता था, और यह यज्ञ आदि में प्रयोग होने वाला एक पवित्र पेय पदार्थ होता था, जिसे देवता लोग विशेष रूप से इंद्र अपनी शक्ति और पराक्रम बढ़ाने के लिए पिया करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वैदिक समाज में व्रात्य शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त होता था, यानी व्रात्य शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता था। तो पहला दिया देखिए योद्धा, दूसरा दिया है अनार्य, तीसरा दिया है वेद विहीन आर्य, चौथा दिया है शूद्र। तो देखिए व्रात्य शब्द जो होता था उस समय योद्धा के लिए नहीं होता था, अनार्य के लिए नहीं होता था, शूद्र के लिए नहीं होता था, बल्कि ऐसे आर्यों के लिए होता था जो वेदों का अध्ययन नहीं करते थे। तो आपका देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या है कि वैदिक समाज में व्रात्य शब्द मुख्य रूप से उन लोगों के लिए प्रयुक्त होता था जिन्होंने अपने उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किए होते थे, या जो वैदिक अनुष्ठानों में दीक्षित नहीं होते थे। इन्हें अनुष्ठान द्वारा पुनः वैदिक समाज में लाया जाता, यानी इनको फिर से अनुष्ठान कराकर, यज्ञ कराकर वैदिक समाज में वापस लाया जाता। अब देखिए आज का अंतिम प्रश्न, और इसके साथ ही आपका जो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जो भी प्रश्न उत्तर है वो आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। वैदिक काल में कौन सी संस्था राजा के कार्यों की समीक्षा करती, यानी कौन सी ऐसी संस्था थी जो राजा के कार्यों की समीक्षा करती थी, रिव्यू करती थी। तो देखिए पहला दिया है गुप्तचर, दूसरा दिया है सभा, तीसरा दिया है मंत्री परिषद, चौथा है न्याय सभा। तो राजा के कार्यों की जो समीक्षा करने वाली संस्था थी वो कौन सी थी, देखिए मैंने बताया था सभा और समिति। तो समिति तो राजा के चुनाव में संबंधित थी, लेकिन राजा के कार्य करने की जो समीक्षा करती थी, देखिए गुप्तचर नहीं करते थे, मंत्री परिषद नहीं करती थी, न्याय सभा नहीं करती थी, कौन कौन करता था, सभा करती थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर मैंने गलती से ए कर दिया था, इसलिए बाद में इसको सही करके बी किया है। तो व्याख्या देखिए क्या है कि सभा एक जन सामान्य की संस्था थी जो नीति निर्धारण, राजा की आलोचना एवं निर्णयों की समीक्षा में भूमिका निभाया करती। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको व्याख्या के साथ हल करके देखा और समझा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसी तरीके से इन क्लासेस को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अपनी एक कोई जो अच्छी पुस्तक है उसको खरीद लीजिए, उससे भी ये सारी चीज़ें जो कराई जा रही हैं उसमें आप एक बार पढ़ते रहिए, जिससे क्या होगा कि आपका इस विषय का जो भी नॉलेज है वो कंठस्थ हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।